लेकिन क्लास 11th में आते ही अचानक से ऐसा लगता है कि किसी ने सिलेबस का जो लेवल है वो 10x बढ़ा दिया हो। कि ये आपकी गलती नहीं है। 10 से 11th में का जो ये ट्रांजिशन है, जो ये गैप है, वो इतना मैसिव है ना, और जिसके बारे में आपको स्कूल वाले तो कभी भी वार्न करने वाले नहीं। और बेटा ये सब एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए 10th की जो टेबल है वो थोड़ी माइन्यूटली ही काम आएगी, उससे ज्यादा लगेंगे लॉजिक्स। और बेटा ये वही सारे पॉइंट्स है जहां पर बच्चा डर जाता है। बच्चों जब क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद जब हम 11th में आते हैं, और 11th में आते ही जब हम मैथ्स की नई किताब खोलते हैं ना, तो एक अजीब सा झटका लगता है। शायद आपको भी लगा होगा कि यार क्लास 10th तक की जो मैथ्स थी ना वो इतनी आसान थी, सीधा फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया। लेकिन क्लास 11th में आते ही अचानक से ऐसा लगता है कि किसी ने सिलेबस का जो लेवल है वो 10x बढ़ा दिया हो। सेट्स, रिलेशन फंक्शन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा लगता है कि भाई एलियन लैंग्वेज है ये। और जब पहले ही यूनिट टेस्ट के अंदर हमारे कम नंबर आते हैं ना, तो अच्छे अच्छे टॉपर्स का ना कॉन्फिडेंस हिल जाता है और दिमाग में एक ही सवाल आता है कि यार मैंने मैथ्स लेकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। तो बेटा अगर ये सेम चीजें आपके साथ भी हो रही है ना, तो बिल्कुल घबराओ मत, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। ये जो 11th में आते हो, जो 10 से 11th में का जो ये ट्रांजिशन है, जो ये गैप है, वो इतना मैसिव है ना, और जिसके बारे में आपको स्कूल वाले तो कभी भी वार्न करने वाले नहीं है। इसलिए बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप आसानी से 11th की मैथ्स को बिना डरे पढ़ पाओगे। लेकिन बेटा आगे बढ़ने से पहले अगर आप सचमुच चाहते हो कि आपके दिमाग से 11th की मैथ्स का फोबिया खत्म हो जाए और आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो अभी कमेंट में लिख दो आई विल कॉन्कर मैथ्स, क्योंकि बेटा यही कमिटमेंट आपको आगे मेहनत करने के लिए पुश करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये गैप इतना बड़ा क्यों है और इसको हैंडल कैसे करना है। तो चलो अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्लास 11th की मैथ्स आपसे आखिर मांगती क्या है। देखो बेटा क्लास 10 तक की जो मैथमेटिक्स थी ना, वो एक कैलकुलेशन मोड मांगती है, यानी आपने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की और आपका आंसर आ गया। लेकिन क्लास 11th के अंदर आपको लॉजिकल मोड में शिफ्ट होना पड़ता है। अब चलो इसको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने क्लास 10th के अंदर एक क्वेश्चन जरूर किया था कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करो। तो आप इसको स्प्लिट करते थे और x की 2 वैल्यूज आ जाती थी, 2 और 3, सिंपल था। लेकिन क्लास 11th में आते ही ना आपको एक लीनियर इनइक्वालिटीज मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये एक आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब यहां पर ना नॉर्मल कैलकुलेशन काम नहीं आएगी, यहां पर आपको लॉजिक्स ढूंढने पड़ेंगे, इंटरवल्स आना चाहिए, वेवी कर्व मेथड आना चाहिए। सिर्फ x की वैल्यू ढूंढने से आपका यहां पर कोई काम नहीं चलेगा। और अगर हमने यहां पर 10th वाली अप्रोच अपनी लगा दी तो हमारा आंसर पूरा का पूरा गलत आ जाएगा। चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूं। आप लोगों ने 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी थी ना, वहां पर कोई भी साइन, टैन, कॉस के आगे जो एंगल होता था वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता था, और उसकी वैल्यूज भी लगभग हमको याद होती थी। लेकिन जो अब यहां पर 11th स्टैंडर्ड के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है, वहां पर टैन 1410 डिग्री आ गया, साइन -630 डिग्री आ जाएगा, यानी एक तो बड़े बड़े एंगल्स और एंगल भी नेगेटिव और पॉजिटिव। और बेटा ये सब एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए 10th की जो टेबल है वो थोड़ी माइन्यूटली ही काम आएगी, उससे ज्यादा लगेंगे लॉजिक्स, उससे ज्यादा लगेंगे एंगल रोटेशन इन क्वाड्रेंट्स। और बेटा ये वही सारे पॉइंट्स है जहां पर बच्चा डर जाता है। जब इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज एक साथ आ जाती है ना, तो बच्चे का दिमाग एकदम पैनिक मोड में चला जाता है इन सबको देख। लेकिन बेटा एक बात बिल्कुल याद रखना कि अगर आपके पास एक सही सिस्टम और एक प्रॉपर गाइडेंस हो, तो ये जो ट्रांजिशन होता है ना, ये बहुत स्मूथ हो सकता है। और अगर आपको कोई उंगली पकड़कर स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को समझाने वाला मिल जाए ना, तो क्लास 11 जो बहुत ज्यादा टफ मानी जाती है ना, आपके लिए बहुत आसान बन सकती है। और आपके इसी डर को खत्म करने के लिए और आपकी 11th की फाउंडेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए ना, मैं और मेरी पूरी टीम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस एंड फन का टॉपर्स बैच फॉर द सेशन 2026-27। बेटा ये सिर्फ एक बैच नहीं है, ये आपका एक पूरा इकोसिस्टम है जहां आपको सिर्फ मैथ्स ही नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश और कॉमर्स के भी सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरा सिलेबस एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करवाए जाएंगे। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, बैच 1.0 जो कि आपको सिर्फ 1249 रुपए में मिल जाएगा, और एक है महापैक जो कि 2499 में। और अगर आप मेरा एक कूपन कोड SNF10 लगाओगे दोस्तों, तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। वैसे तो ये पूरे इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल और फुली लोडेड बैच है, लेकिन फिर भी और एडिशनल बेनिफिट चाहते हो और इकोनॉमिकल बनाना चाहते हो तो SNF10 कूपन कोड जरूर लगाएं।
तो चलो बच्चों वापस आते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज पर। अब बैच तो आप खरीद ही लोगे, लेकिन अगर खुद से इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहो तो आपको क्या करना है आओ बताता हूं। तो चलो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले रूल से। सबसे पहला रूल आता है कॉन्सेप्ट फर्स्ट और क्वेश्चंस लेटर। सबसे बड़ी गलती जो एक 11th स्टैंडर्ड का एक नया जो बच्चा आकर करता है वो ये है कि कोई भी चैप्टर शुरू जब वो करता है तो सीधा एक्सरसाइजेस पर आकर जंप कर देता है और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है। क्लास 10 तक जो हमारी हैबिट थी ना, बस हमने एक बारी फॉर्मूला देखा और सीधा एक्सरसाइज लगाना चालू कर दिया। बेटा ये सिर्फ 10 तक ही ठीक था, 11th में सेम अप्रोच फॉलो करोगे ना तो ये वाली अप्रोच आपको जरूर फंसा देगी, क्योंकि यहां पर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट इन डेप्थ क्लियर नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं है कि हम किस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। अब तुम बोलोगे तो सर आखिर पढ़ना कैसे है, ये भी बता दो आप। तो बेटा कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना उसको थोड़ा वक्त दो, उसकी थोड़ी थ्योरी समझो, उसका थोड़ा हिस्ट्री समझो और ये समझो कि भैया ये एक्चुअल क्या पढ़ाना चाह रहा है, ये कॉन्सेप्ट कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये कॉन्सेप्ट हमारे रियल लाइफ में कहां कहां उसका इंप्लीमेंटेशन है। अपने जो भी लेक्चर्स आप देख रहे हो उनको ध्यान से सुनो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, नोट्स बनाओ, चीजों को समझो, लॉजिक की डेप्थ पे जाओ और सीधा मुश्किल क्वेश्चन आने से पहले, सीधा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने से पहले आप पहले बेसिक क्वेश्चंस लगाओ, 100% लॉजिक समझो, फिर आगे बढ़ो। और जब आप इन कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाते हो ना तो नेचुरली आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। और हम 10th में हमारी आदत थी सारे फॉर्मूलेस को आपने रट लिया। 11th स्टैंडर्ड के अंदर मोस्टली फॉर्मूलेस रटे नहीं जाते, उनकी तह तक जाया जाता है और यही है बेटा हमारा स्टेप नंबर 2 यानी डेरिवेशंस। तो बच्चों 10th के अंदर ना तो हम फॉर्मूला रट लेते थे, 11th के अंदर अगर ऐसा किया डूब गए समझो। देखो 11th के अंदर हम फॉर्मूला रट नहीं सकते। पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस को मिला लू ना तो आपके पास बेशुमार इतने सारे फॉर्मूलेज हैं कि आपका दिमाग ही हैंग हो जाएगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। देखो सॉल्यूशन यही है कि मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलेज ना आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। एक फॉर्मूला अगर आपने समझ लिया तो उसको खुद डिराइव करके ना आप अन्य बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो, खास करके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और कैलकुलस पोर्शन के अंदर। मतलब हर एक फॉर्मूला कैसे आया उसके पीछे का लॉजिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम एक फॉर्मूले को अपने हाथों से एक दो बारी डिराइव कर लेते हैं तो उसका पूरा मैप हमारे दिमाग में छप जाता है, हमारे सारे स्टेप हमारे दिमाग में फ्रीज हो जाते हैं। और जब भी पेपर के अंदर हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, जब प्रैक्टिस के समय हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो वो सारी की सारी चीजें विजुअलाइजेशन की फॉर्म में हमारी आंखों के आगे आएंगी। फॉर्मूला में कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, फॉर्मूले के अंदर याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मुझे खुद ही एक फॉर्मूला क्रिएट करना आता है तो फिर बात ही क्या बच गई। अब जब समझने की बारी आती है ना तो सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना या सिर्फ डेरिवेशन कर लेने से काम पूरा नहीं हो जाता। असली टेस्ट तो तब शुरू होता है जब आप अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करते हो। तो यहीं से शुरू होती है बेटा हमारा तीसरा स्टेप। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा 2 सेकंड लगाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाइंड अप है जो मुझे पता है आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे। अब बढ़ते हैं बेटा अपने तीसरे स्टेप पर, वो है द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं वो सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे होते हैं, मैथ्स को पढ़ रहे होते हैं, थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, यूट्यूब की कोई वीडियो लगा ली उसको देख रहे हैं, अच्छा प्लस हुआ है, अच्छा माइनस हुआ है, हाँ ये हो गया, हाँ हम पेपर में कर लूंगा। अरे बेटा देखकर हंसी आती है कि मैथ्स ऐसे देखने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रैक्टिस करनी है और ये वाले सेम शब्द तुमने 1 लाख बारी सुने होंगे। बेटा जब हम क्लास के अंदर या यूट्यूब के अंदर या कहीं स्कूल के अंदर देख रहे होते हैं ना कि जब टीचर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है तो सब आसान लगता है। असली औकात तब सामने आती है जब हम वही क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड क्वेश्चन खुद सॉल्व करने बैठते हैं, तब हमसे वो सॉल्व नहीं होता, या होता है तो उसके अंदर प्लेंटी ऑफ एरर्स होते हैं। अब मैं आपको एक हैक बताऊं, हैक बड़ा सिंपल है। आप 1.5 से लेके 2 घंटा मैथमेटिक्स तो पर डे पढ़ोगे, मैं कहता हूं चलो 1.5 घंटा पढ़ोगे तो आपने आधा घंटा थ्योरी को लगाया, पौना घंटा थ्योरी को लगाया। डेली हैबिट, कसम खा लो कि डेली 10 से लेकर 12 क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड मैं सॉल्व जरूर करूंगा और करूंगी। और इसके ऊपर चेरी ऑन द केक बताऊं, मेरी एक बात और मान लो, एक 10 रुपए की कॉपी खरीद लो, जितने भी फॉर्मूलेज आपके सामने, जितने भी पॉइंट टू रिमेंबर, जितने भी शॉर्टकट, जितनी भी ट्रिक्स, जितनी भी डेरिवेशन है ना, उसको इस कॉपी के अंदर लिख लो। बार बारी ढूंढने की नीड नहीं है। रोज सुबह उठ लो, ऑल्टरनेट डेज पर उठ लो, या जब भी पढ़ने बैठो एक बारी निगाह मार लो। इससे आपका काम और आसान हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस आसान हो जाएगी।
अब बेटा ये सुन के किसी बच्चे ने अपनी प्रैक्टिस तो स्टार्ट कर दी, एक दिन में 5-5 घंटे पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया और उसके बाद लगातार 4 दिन किताब भी नहीं खोली। क्या फायदा बेटा ऐसी पढ़ाई का। इसी पॉइंट से हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है, वो है बेटा कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। बच्चों 11th के अंदर जो बैकलॉग्स होते हैं ना, वो साइलेंट किलर होते हैं। अगर आपने एक हफ्ता भी पढ़ाई नहीं की, दुनिया आपसे आगे निकल गई, क्लास आपसे आगे निकल गई, कोर्स आपसे आगे निकल गया, आगे का कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, आप बर्बाद हो जाओगे। जैसे जो हमारा सेट चैप्टर है वो नहीं आएगा ना, तो आपको रिलेशन फंक्शन नहीं आएगा। रिलेशन का फंक्शन नहीं आया, फंक्शन नहीं आया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ नहीं आएगा। और अगर एक बार आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक रह गई ना, तो पूरी कैलकुलस आपकी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बेटा हर रोज 10 घंटे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अपने गोल्स को छोटा रखो, रोज 1.5 घंटा पढ़ो, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ो, ऑनेस्टी से पढ़ो। आपको ये जो स्ट्रैटेजी होती है ना, कंसिस्टेंसी वाली जो स्ट्रैटेजी होती है, ये एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना देती है, जेई क्लियर करा देती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देती है। ये कंसिस्टेंसी के अंदर वो पावर है बेटा। इसलिए बेटा अपने डेली टारगेट्स को छोटा रखो, लेकिन रोज पूरा करो। तो बच्चों आज की सारी बातों का ना एक ही कंक्लूजन निकल के आता है कि 11th की जो मैथमेटिक्स है वो कोई हवा नहीं है, वो कोई भूत नहीं है जिससे आप डर कर कोने में बैठ जाओ। वो एक ऐसी मैथमेटिक्स है जो एक स्ट्रैटेजी मांगती है, एक मैच्योर अप्रोच मांगती है। तो भैया आज से इससे डरने की जरूरत नहीं है, बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो करो, बेड़ा पार हो गया, गारंटी देता हूं। और हाँ बेटा, मुझे पता है कि आपने मैथ्स लेकर एक चैलेंज तो लिया है, और मुझे यह भी पूरा यकीन है कि आप इसको 100% फोड़ने वाले हो। आपको बस रोज कंसिस्टेंट रहना है, रोज थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ो, रोज थोड़े क्वेश्चन लगाओ, डेली कंसिस्टेंसी बनाओ, बैकलॉग क्रिएट मत होने दो। और अगर और कहीं ना कहीं मोटिवेशन की नीड है, कहीं पर हमारे साथ की नीड है, एक राइट डायरेक्शन की नीड है, तो साइंस का टॉपर बैच, चाहे साइंस का हो चाहे कॉमर्स का हो, वो आप खरीद कर हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां पर हम बच्चों को बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ा। बट बेटा डिसीजन जो लेना होता है ना क्लास 11th में, वो अर्ली लेना होता है। अब अभी से ही एक ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाओ, ठीक है जी। और बेटा इस बात का ध्यान रखना, आप सिर्फ मेहनत 11th के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने 12th का एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, एक बुनियाद बना रहे हो, जो आपको 12th के अंदर भी नंबर दिलाएगी और उसके बाद हर एक कॉम्पिटिटिव लेवल के अंदर काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो प्लीज इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिसको आप इंप्रूव कराना चाहते हो। मिलूंगा ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।